learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi and this is Prachi and it is the part 10 of Unit 3. ठीक है, ये हमारा पार्ट 10 है यूनिट 3 का, जिसमें हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इन विच यू हैव टू स्टडी अबाउट द साइंटिफिक टेक्निक्स विच इज़ गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. ठीक है, तो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने 8 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी मैनेजमेंट की, जिसमें से मैंने पार्ट 9 में आपको 4 टेक्निक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने. ठीक है, बाकी की जो रिमेन 4 टेक्निक्स रह गई हैं वो इस वाले वीडियो में पढ़ाऊँगी मैं आपको. ठीक है, तो प्लीज़ लर्नर्स पहले पार्ट 9 देखिए यूनिट 3 का, जिसमें मैंने आपको 4 टेक्निक्स वहाँ पे पढ़ा दिए हैं. ठीक है, क्योंकि अगर पहले वो टेक्निक्स नहीं पढ़ोगे और ये वाली पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा. तो एक सीक्वेंस में, एक हायरार्की में जो टेक्निक्स पढ़ेंगे आप, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने टोटल 8 टेक्निक्स दी थी, जिसमें से हमारी जो फर्स्ट 4 टेक्निक्स हैं दैट इज़ फंक्शनल फॉर्मेनशिप. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था. थर्ड उन्होंने दी थी फैटिग स्टडी और फोर्थ थी मेथड स्टडी. ठीक है, तो ये 4 टेक्निक्स तो उसमें पढ़ ली थी पार्ट 9 में. अभी हमारा पार्ट 10 है, जिसमें बाकी की बची हुई रिमेन 4 टेक्निक्स स्टडी आउट करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने 5th टेक्निक दी है टाइम स्टडी. ठीक है, टाइम स्टडी क्या होता है? द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी मीन्स कि वर्कर्स किस टाइम पर, मतलब किस टाइम पे एक इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं और किस टाइम पे इनफेक्टिव वर्क कर रहे हैं. ठीक है, उन चीज़ों को डिटरमाइन करने को टाइम स्टडी कहते हैं. मतलब नोट डाउन करके रखना कि किस टाइम पे वर्कर्स कितने एनर्जेटिक होकर वर्किंग को कर रहे हैं. ठीक है, कितना प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या स्टडीज़ उन्होंने करनी पड़ती हैं इस मेथड को कंडक्ट करने के लिए. तो फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. ठीक है, सबसे पहले वो एक जॉब सेट करते हैं जो अपने वर्कर्स के थ्रू करवाते हैं. ठीक है, सेकंड क्या करते हैं कि सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द वर्कर्स. ठीक है, एक स्टैंडर्ड टारगेट मतलब सेटअप करते हैं. जैसे कि उन्होंने वर्कर्स से बोला कि आपको एक दिन में 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है. तो एक तो क्या है, एक तो हमारा टारगेट उन्होंने सेट किया कि हमें 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, तो उनको ये जॉब दी गई फर्स्ट जो था इसमें. ठीक है, सेकंड क्या करा, टारगेट सेट किया कि आपको 1 डे में आपको 100 शर्ट्स का टारगेट पूरा करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड टारगेट उन्होंने तैयार करके दे दिया. फिर क्या होता है कि डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, वो इन चीज़ को डिटरमाइन करेंगे पहले. ठीक है, पहले मैनेजर चीज़ को डिटरमाइन करेगा कि जो उन्होंने शॉर्ट शर्ट्स का टारगेट रखा है, ऑब्जेक्टिव रखा है, तो वो एक दिन में पूरा करने के लिए, स्टैंडर्ड टारगेट को पूरा करने के लिए हाउ मेनी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, आफ्टर दैट कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन इफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट कैटेगरी. ठीक है, अब वो वर्कर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, किसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक जिसमें इफ़िशिएंट वर्कर होंगे. ठीक है, और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे. ठीक है, एक इफ़िशिएंट और एक इनएफिशिएंट, है ना. मतलब जो एफिशिएंट टाइप से वर्क करेगा तो वो जब एक दिन में प्रोडक्शन कराना है, तो भाई जब तक स्किल्ड बंदा नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है और मतलब पूरी कैपेबल नहीं है पूरी तरीके से और इफेक्टिव वर्क नहीं कर सकती, तो वो एक दिन में टारगेट को पूरा कर ही नहीं सकती है. तो वो उनको कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, फिर क्या करना है उनको, कैटेगराइजिंग द वर्कर इनएफिशिएंट एंड इफेक्टिव कैटेगरी. हाँ ठीक है, तो ये 4 चीज़ें उनको पहले कंडक्ट करनी होंगी. ठीक है, इस टेक्निक को जज करने के लिए, इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए क्या, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा. फिर उसके लिए मतलब एक स्टैंडर्ड टारगेट बनाना पड़ेगा. जैसे कि 100 शर्ट का टारगेट बनाया, स्टैंडर्ड बनाया मीन्स उन्होंने, फिर उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि उनको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए. फिर उनमें से कैटेगरीज बनाई, इफ़िशिएंट नंबर ऑफ वर्कर्स की और इनएफिशिएंट कैटेगरी की. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि टेलर सजेस्ट करते हैं कि जो टाइम की ज़रूरत पड़ती है ना कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो डिसाइड नहीं करता इंस्टीट्यूट. दैट मीन्स मैनेजर्स वगैरह डिसाइड नहीं करते हैं. विल एंड विश ऑफ मैनेजर, ना ही मैनेजर की विश से वो डिसाइड किया जाता है. बट द टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली. मतलब साइंटिफिक, मतलब जो टाइम चाहिए वर्कर्स को करने के लिए, तो उसको एक स्टैंडर्ड, मतलब डिटरमाइन करना स्टैंडर्डाइज तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, कि रियलिटी में नेचुरली साइंटिफिकली तरीके से कितना टाइम लग रहा है वर्कर्स को. ऐसा थोड़ा है कि मैनेजर ने बोला भाई आपको जो प्रोडक्शन कंप्लीट करना है 100 शर्ट्स का, यू विल बी कंप्लीट एट 5 o'clock. ठीक है, आपको शाम को 5 बजे तक ये शॉर्ट शर्ट्स का प्रोडक्शन पूरा करना है. ठीक है, तो अपनी विश मैनेजर ने सेट कर दिया टाइम, तो ऐसा नहीं है.
ठीक है। ये किस पे डिपेंड होता है, साइंटिफिकली डिपेंड होता है कि वर्कर्स कितना कैपेबल है काम करने में, कितनी जल्दी टारगेट को पूरा कर सकता है। तो टेल ने यही सजेस्ट किया है कि मैनेजर की या इंस्टीट्यूट की विश से नहीं बल्कि एक साइंटिफिक तरीके से डिटरमाइन किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फॉर कंडक्ट दिस टेक्निक टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर्स व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब, ठीक है, विद अ स्टॉप वॉच इन अ हैंड, ओके, एंड नोट डाउन द एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर्स इन कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। टेल कहते हैं, ठीक है, टायलर कहते हैं कि एक एवरेज वर्कर्स जब वो वर्किंग कर रहे हैं, जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे आप एक स्टॉप वॉच लगाइए, अपने हाथों में पहनिए, ठीक है, मैनेजर को सजेस्ट किया है, और देखिए, ठीक है, वॉच करिए और टाइम को नोट डाउन करिए कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है। मीन्स स्टैंडर्ड टाइम तो उन्होंने सोचना है कि कितना उन्होंने मतलब टाइम स्टैंडर्ड टाइम देना है, लेकिन उससे पहले कोई भी प्रोडक्शन करा के वर्कर्स को देखेंगे ना कि वो अपनी जॉब कंप्लीट करने में एवरेज टाइम कितना लगा रहे हैं, मतलब जो वो टाइम ले रहे हैं कोई भी प्रोडक्शन करने का उसका एवरेज क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो टेल सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम। देखिए स्टैंडर्ड टाइम तभी निकल सकता है जब आपके पास एवरेज टाइम होगा, जब आप उनको कम से कम ऐसा 100 बार करके देखोगे, 100 टाइम आप ऑब्जर्व करोगे वर्कर्स को कि वो कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम टेक आउट कर रहे हैं, एवरेज टाइम कितना लग रहा है उनको वर्किंग करने में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उनको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। तो ये टेक्निक है, क्या टेक्निक है कि हैंड पर स्टॉप वॉच पहनकर आप नोट डाउन करिए, ऑब्जर्व करिए और ऐसा 100 टाइम करके देखिए कि कितना एवरेज टाइम लग रहा है वर्कर्स को प्रोडक्शन करने में, ठीक है। इफ़ द वर्कर्स इज एबल टू अचीव द टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, अगर आपने सोचा है कि अपने मन में ये चीज़ सोची है कि आपने सोचा है कि जो टारगेट दिया मैंने 100 शर्ट का, ये वर्कर्स अगर आज शाम को 6 बजे तक कंप्लीट कर देते हैं, तो ये आपने अपने स्टैंडर्डाइज बना रखा है ना, एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इतने बजे तक वर्कर्स कर देंगे 100 शर्ट्स का टारगेट पूरा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, ओके। सो आपने ये क्या सोचा कि आज शाम को 6 बजे तक जो है वर्कर्स 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर देंगे, तो ये आपने स्टैंडर्ड बना रखा है, बट एक्चुअली में क्या टाइम लग रहा है ये तो आपको जज करना पड़ेगा ना। तो यही वो टेक्निक है जिससे आप जज कर सकते हो कि एग्जैक्टली कितना टाइम ले रहे हैं वर्कर्स, ठीक है, कितना एवरेज टाइम लग रहा है, ओके। अगर स्टैंडर्ड टाइम से पहले वर्किंग डन हो जाती है, अगर आपने 6 बजे का स्टैंडर्ड टाइम बनाया है शॉर्ट टी शर्ट्स का और वर्कर ने वो 5:30 पे या 5 o'clock पर उस टारगेट को पूरा कर दिया, दैट इज़ द इफेक्टिव वर्कर, वो वर्कर्स इफेक्टिव हैं, ठीक है, इफ़िशिएंट काम करें, इफ़िशिएंट वर्कर्स हैं, ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट के साथ टाइम पे वर्किंग को कर दे रहे हैं। एंड इफ़ द वर्कर फेल टू अचीव द टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज़ अनइफिशिएंट। ऑब्वियसली जो टाइम से स्टैंडर्ड टाइम से पहले वर्क को कर देते हैं वो इफेक्टिव है, इफ़िशिएंट वर्कर्स हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो इनइफिशिएंट वर्कर्स हैं। तो इस टेक्निक्स के थ्रू क्या पता लगता है, टाइम स्टडी के थ्रू ये पता लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं प्रोडक्शन करने में, ठीक है, कितना टाइम उन्हें लग रहा है, वो स्टैंडर्ड टाइम से पहले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या टेक्निक है। नेक्स्ट है हमारे मोशन स्टडी, ओके। सो मोशन स्टडी पढ़ते हैं। दिस टेक्निक, दिस साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडीज कंडक्टेड बाय सम फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, इसमें भी कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स उन्होंने फॉलो किए हैं इसको कंडक्ट करने के लिए। लर्नर्स मैं ये पहले आपको समझा दूँ कि इनको क्या मतलब इन टेक्निक्स को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे टाइम स्टडी को टेक्निक को लगाने के लिए आपने क्या क्या कंडक्ट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया कि पहले वो टारगेट सेट करते हैं, फिर वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स देखते हैं ना, और अपना टारगेट का स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। इसी तरीके से मोशन स्टडी में भी सबसे पहले क्या किया जाता है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। मतलब मोशन स्टडी, मोशंस होते हैं ना कि आप कब क्या चीज़ कर रहे हो, कब आप उठ रहे हो, कब आप बैठ रहे हो, आपके मोशंस क्या हैं वर्किंग करने के, कब आप खड़े हो रहे हो, ठीक है, कब आप बैठ रहे हो, कब आप लेट रहे हो, तो ये आपके मोशंस हैं ना वर्किंग करने के। आपके शेड्यूलिंग में जो मोशंस डेली हम अपने डेली लिप्स में करते हैं वो मोशंस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वर्कर्स क्या मोशन कर रहे हैं, क्या मूवमेंट्स कर रहे हैं अपने जॉब को परफॉर्म करने के टाइम पर, उसको डिटरमाइन करना, ठीक है। फिर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव मूवमेंट, दैट मीन्स प्रोडक्टिव जो ज़रूरतमंद वर्कर हो, मतलब मूवमेंट्स हो रहे हैं, है ना, जो ज़रूरत के मूवमेंट्स हो रहे हैं। अभी हम अपनी लाइफ से जोड़ते हैं, सपोज दैट कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा मूवमेंट है ना, हमने बुक उठाई, पेन निकाला,
ठीक है, बुक्स को फोल्ड किया, हम स्टडी करे जा रहे हैं 2 घंटे से, है ना। तो ये हमारा एक असेंशियल टाइम है, असेंशियल मूवमेंट है जो हमने उठाया है अपनी स्टडी के लिए। दैट्स अ मूवमेंट, उसमें आप कुछ अचीव ही करोगे ना, कुछ पढ़ोगे तो आप कुछ अचीव करोगे तो आपका ये प्रोडक्टिव है ना। और अनप्रोडक्टिव क्या होगा, जब आप आराम से लेटे होगे, टीवी देख रहे होगे, तो ये आपका वेस्ट है, ठीक है। मतलब ये मूवमेंट जो आपका वेस्टफुल मूवमेंट है, आप इसको बिल्कुल यूज़ ही नहीं आ रहे, तो आप लेट के टीवी देख रहे हो ना, इसमें आप कुछ अचीव कर पा रहे हो नहीं, सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप स्टडी करोगे तो आप नॉलेज को अचीव करोगे, नॉलेज को गेन करोगे, तो ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है। इसी तरीके से जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस में काम किए जाते हैं, उसमें जो प्रोडक्शंस किए जाते हैं, अगर कुछ वर्कर्स वर्किंग कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए, दैट इज़ प्रोडक्टिव। और फालतू में वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, कोई भी ऐसा आलतू फालतू काम कर रहे हैं, दैट इज़ अनप्रोडक्टिव, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यही जज करता है मैनेजर कि किस टाइम पे जो वर्कर्स है वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं और किस टाइम पे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है इस टेक्निक को करने के लिए। जो अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स होते हैं उनको कट डाउन कर देते हैं, हटा देते हैं। दैट मीन्स कि हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम 2 घंटे स्टडी कर रहे हैं और 2 घंटे टीवी देख रहे हैं, तो हम उसमें से अपना वेस्ट टाइम, मतलब अगर हम टीवी 2 घंटे ना देखकर 1 घंटे कर दें, मीन्स अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट्स को कट डाउन कर दें, तो हमारा जो टारगेट है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने का या फिर हमें कोई नॉलेज गेन करनी है, तो वो टारगेट पूरा कर सकते हो ना। तो एज यूजुअल इज़ हेयर, ठीक है। एंड टू डिज़ाइन सुइटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और क्या करना है, जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टूल्स और इक्विपमेंट्स आपने भर रखे हैं अपनी फैक्ट्री में, तो वर्कर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी चीज़ को यूज़ करें। तो जितने भी वेस्टफुल हैं, जिनको यूज़ नहीं है, ठीक है, उन सब चीज़ों को हटा दें, उन वेस्टफुल चीज़ों को हटा दें और मिनिमम कर दें, ठीक है। क्योंकि जितने कम से कम इक्विपमेंट्स और टूल्स होंगे, उनके साथ जो वर्क किया जाता है ना, दैट्स अ गुड वर्किंग, दैट्स परफॉर्म अ गुड रिजल्ट, ठीक है। सो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो ये कुछ कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। टू कंडक्ट दिस टेल सजेस्ट दैट टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर्स व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन द ऑल द मूवमेंट्स ही इज़ डूइंग, ठीक है। टेल ने सजेस्ट किया है कि इस टेक्निक को कंडक्ट करने के लिए आपको एवरेज देखना होता है वर्कर्स का, जब वो जॉब कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है और नोट डाउन करने होते हैं उनके सभी मूवमेंट्स, जब वो जॉब करते हैं कि वो क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, कि कितने टाइम्स वो गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, मतलब कितने बार वो अपने जगह से हट रहे हैं, ठीक है। कितनी बार वो बेंटिंग डाउन हो रहे हैं, मतलब कितनी टाइम वो बैठ रहे हैं अपने काम को छोड़कर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जज करने के लिए। सो ऐसा रिपीट करना होता है कम से कम 100 टाइम्स, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, टेओल ने जो टेक्निक्स दी हैं उसमें मोस्टली सभी चीज़ों को 100 टाइम्स ही बार बताया है ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि 100 टाइम्स इज़ द बेस्ट टाइम। आप बोलते ना 100% दो अपना, तो उसी तरीके से टेल बोलते हैं कि 100 टाइम आप ऑब्जर्व करो वर्कर्स को, तभी आप एक प्रॉपर जजमेंट कर पाओगे, ठीक है। प्रॉपर आप स्टडी आउट कर पाओगे कि वर्कर्स को एटलीस्ट किस टाइम पे प्रोडक्टिव वर्क वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि 100 टाइम आप इसको रिपीट करिए, ठीक है। आफ्टर राइटिंग ऑल द मूवमेंट्स क्लासीफाइंग दैम इन प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, जब आप सब चीज़ें देख लोगे, जज कर लोगे, तब आप क्लासीफाई कर सकते हो कि क्या प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है, ठीक है। सो मेक द स्ट्रेटेजी टू कट डाउन एंड मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी जिससे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को, और कट डाउन कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजी मैनेजर ही जानता है कि उसको क्या कर रहे हैं अपने वर्कर्स के साथ, जब वर्कर्स वेस्ट कर रहे हैं टाइम, जब वर्किंग नहीं कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ले रहे हैं, लेटे बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, ठीक है। तो वो सब मैनेजर डिसाइड करता है, ओके। सो ये हमने 2 पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारा 7th है डिफरेंशियल पीस वेज रेट, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज रेट क्या होता है आप देखते हैं। द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम emphasis on paying different rate of wages for efficient and ineffective employees, ठीक है। देखिए पीस वेज सिस्टम क्या होता है। पीस वेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक तरीके से इंसेंटिव और सैलरी और वेजेस दिया जाता है वर्कर्स को, जो एक इफ़ेक्टिव वर्कर्स हैं, ठीक है। जो इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, दैट मीन्स एक प्रॉपर मैनर में वर्किंग को डन कर रहे हैं,
प्रॉपर टाइम पे डन कर रहे हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ करके वर्किंग को कर रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ वर्किंग को कर रहे हैं, दैट आर इफेक्टिव एम्प्लॉइज़। तो एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ को जो वेजेस दिया जाता है, रेट ऑफ वेजेस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ पीस रेट सिस्टम, उसे कहते हैं पीस वेज रेट सिस्टम। ठीक है, सो ये दिस टेक्निक डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट आर, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं देखिए। पेइंग डिफरेंशियल रेट ऑफ वेजेस टू इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एम्प्लॉइज़, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉइज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन इफिशिएंट। देखिए टेल ने बोला है कि जो वर्कर्स जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, इफिशिएंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, अगर हम उन इफिशिएंट एम्प्लॉइज़ को उनको मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा वेजेस पेड करेंगे तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, और उनको एक्स्ट्रा वेजेस देंगे तो वो दोबारा से इफेक्टिव वर्क करेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, सपोज दैट आप ना आपका एग्ज़ाम था कोई भी, ठीक है, जिस एग्ज़ाम में आपने बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, 100 में से 98 मार्क्स लेकर आए हो आप किसी भी सब्जेक्ट में, और आपने अपने पापा को दिखाया कि पापा देखिए मेरे 100 में से 98 मार्क्स आए, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आपका वर्किंग देख के, आपके मार्क्स देख के पापा ने आपको चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे यार मुझे एक सब्जेक्ट में जब चॉकलेट मिली है इतने अच्छे मार्क्स आने पे, तो मैं और भी सब्जेक्ट्स में लेके आऊँगा तो मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। तो क्या करोगे आप, और भी सब्जेक्ट में दोबारा से इफेक्टिवनेस दिखाओगे ना, दोबारा से इतनी मेहनत करोगे कि और सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, 98 आए हैं तो अब 99 आए। ठीक है, ऐसा अपना पूरा पूरा अपना ऑब्जेक्टिव उसमें लाओगे, पूरा कंसंट्रेशन करोगे कि कैसे भी मुझको ये अचीव करना है ताकि मुझे दोबारा से चॉकलेट मिले। तो यही चीज़ एम्प्लॉइज़ की होती है कि अगर उनको उनके वर्किंग को अच्छा देखकर अगर मैनेजर ने उनको एक्स्ट्रा वेजेस पेड करा, ठीक है, इफेक्टिव एम्प्लॉय को, तो वो दोबारा से इफेक्टिव ही वर्क करेंगे। ठीक है, दैम टू रिमेन इफेक्टिव, ओके, इफिशिएंट, मैं इसे इफेक्टिव बोल रही थी इतनी देर से, दैट इज़ अ इफिशिएंट। ओके, so the third is extra wages paid to efficient employees will motivate inefficient employees to come in the category of effective employees। अब इसको भी हम अपने एग्जाम्पल से जोड़ते हैं कि सपोज दैट दोनों भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, जिसमें से एक भाई ने तो ठीक है 98 मार्क्स अचीव कर लिए, बट तो वो एक इफेक्टिव इफिशिएंट बच्चा हुआ, मतलब कैपेबल, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आया, तो वो इफिशिएंट चाइल्ड हुआ उनका। ठीक है, और जो छोटा वाला भाई है, ठीक है, वो क्या है, वो तो क्या कहते हैं 100 में से 50 नंबर ही लेकर आया है, तो वो इनएफिशिएंट चिल्ड्रन है उनका। ठीक है, इनएफिशिएंट बच्चा है ना। तो वो क्या करेगा, जब वो देखेगा कि बड़े भाई ने 89 मार्क्स पापा को दिखाया, तो पापा ने उसको कितनी बड़ी वाली चॉकलेट दी है, तो मुझको भी ऐसे ही करना है यार, मुझको भी चॉकलेट लेनी है, तो मुझे भी इफ़िशिएंट वर्क ही करना पड़ेगा, मुझे भी इफ़िशिएंट चिल्ड्रन बनना पड़ेगा अपने पापा का। तो वो क्या करेगा, वो मोटिवेट होगा ना उसको देखकर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एम्प्लॉइज़ दूसरे एम्प्लॉइज़ को, जो इफ़िशिएंट एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, जब उनको वेजेस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेजेस पेड किया जाएगा, तो उनको देखकर जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज़ हैं वो भी मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द फोर्थ इज व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। देखो क्या कह रहे हैं कि जब पेमेंट दिया जाएगा ना अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली, जब मतलब कितना नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली मैक्सिमाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई आपने शॉर्ट्स पूरी कर दी उनके टारगेट के हिसाब से, तो आपको एक्स्ट्रा वेज उन्होंने पेड कर दिया, तो अगली टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे। अगली बार आप अपने मैनेजर से कहोगे कि सर मैं आपको 1 दिन में शर्ट्स का प्रोडक्शन पूरा करके दूंगा, आपने मुझे 2 दिन दिए थे ना, मैंने 2 दिन में आपको पूरा किया, अब मैं इसको 1 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, सो to conduct this the company must fix a standard rate of wages for workers providing standard output or their target। ठीक है, the workers who produce more standard target must be paid with a higher rate of wages, less standard must be paid less rate of wages। वही चीज़ है कि टेलर कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड तैयार किया आपने कि जो वर्कर जो उन्होंने स्टैंडर्ड तैयार किया है प्रोड्यूसिंग का, ठीक है, कोई भी गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने का जो मैनेजर ने स्टैंडर्ड बनाया, अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा टारगेट
पूरा हो जाता है तो उन वर्कर्स को वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, ठीक है, मीन्स हायर रेट ऑफ वेजेस मिलेगा। और जो लेस स्टैंडर्ड उनके जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया उससे कम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको कम वेजेस दिया जाएगा। ओके, सो ये हमारे एंड द लास्ट है हमारा, वो हमारा 7 था। लास्ट टेक्निक दी थी RW टेलर ने, मेंटल रिवोल्यूशन। देखिए रिवोल्यूशन का मीनिंग हर कोई जानता है, कोई चीज़ अराउंड हो रही है, ठीक है, घूम रही है, मीन्स चेंज अपनी जगह से परिवर्तन लेकर आ रहा है, चेंज लेकर आ रहा है। जैसे कि हमारी लाइफ भी एक रिवोल्यूशन है, हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। जैसे कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आते हैं, छोटे पे हम कितने छोटे होते हैं, हमारा नेचर कुछ और होता है, फिर बड़े होते चले जाते हैं, कुछ और नेचर होता है, जब और बड़े होते हैं और नेचर हो जाता है, और जब बिल्कुल एडल्ट हो जाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर मैच्योर हो जाते हैं, तब हमारा जो नेचर होता है काफ़ी ज़्यादा समझदार नेचर हो जाता है। तो हमारी मेंटलिटी में कितने रेवोल्यूशंस आते हैं। तो ये रेवोल्यूशन का यहाँ पे मीनिंग कुछ इसी तरीके से है, समझते हैं। इट इज़ कंडक्टेड ड्यू टू फुलफिल फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इसे कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। फ्यूल्स कहते हैं कि सबसे पहले तो मैनेजमेंट को और वर्कर्स को, बोथ है ना, मैनेजर और वर्कर दोनों को एक दूसरे के लिए मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो बात करने की टोन हो, चाहे बिहेवियर हो, ठीक है, चाहे किसी के इमोशंस को समझने की बात हो, सभी में उनको अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। सेकंड क्या था, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना पड़ेगा। सो in the organization worker feels that management exploit them, overburden them with excess worker and pay them less, ठीक है। क्या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर ये फील कर रहा है कि उनका जो मैनेजमेंट है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, मीन्स उसको वेजेस कम दे रहा है, पेमेंट कम दे रहा है, वर्किंग ज़्यादा करा रहा है, एक्सेस वर्किंग है, ओवरबर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो कभी भी एक इफेक्टिव मैनेजर नहीं बनेगा, इफिशिएंट वर्कर नहीं बनेगा, इफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं बनेगा, बल्कि इनइफिशिएंट बनेगा। तो ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट सोच रहे कि वर्कर्स लेज़ी है, वर्कर्स आर लेज़ी एंड फॉलो गो स्लो पॉलिसी, बहुत धीमे से वर्किंग कर रहे हैं, बहुत धीमी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, केयरलेस ही हैं, वर्किंग को अच्छे से नहीं कर रहे। अगर एक दूसरे के मन में ऐसा होगा, एम्प्लॉय ये सोचेगा मैनेजमेंट के लिए और मैनेजमेंट एम्प्लॉय के लिए ऐसा कुछ सोचेगा, तो वहाँ पे दोनों सस्पेक्ट होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो टेल सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने माइंड में रेवोल्यूशन लेकर आना होगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी होगी और कोऑपरेशन फील करना होगा एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो क्या सजेस्ट करते हैं टेलर कि that changes the revolution of mind to develop positive thinking and feeling cooperation for each other. Okay, so this one the last mental revolution. तो अब देखिए लर्नर्स, यहाँ पे हमने जो बाकी के रिमेन 4 रह गए थे हमारे टेक्निक्स वो पढ़ी, जिसमें टाइम स्टडी पढ़ी थी, मोशन स्टडी पढ़ी हम लोगों ने, डिफरेंशियल पीस बेस्ड रेट सिस्टम पढ़ा और मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो टोटल हमारे 8 टेक्निक्स कवर हो गई हैं। यूनिट 9 में 4 पढ़ाई थी, यूनिट 10 है, सॉरी पार्ट 9 में 4 टेक्निक्स पढ़ाई थी और ये पार्ट 10 है, ठीक है। यूनिट 3 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 3 का पार्ट 10 है ये, जिसमें हमने सभी साइंटिफिक टेक्निक्स जो FW टेलर ने सजेस्ट की थी वो कंप्लीट कर लें। ओके लर्नर्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू लर्नर्स।